नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि, सबसे पहले संधि की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, दो समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो बदलाव उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। सीधी बात है, संधि का मतलब क्या होता है? मिलन। संधि का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो संधि का शाब्दिक अर्थ मिलन ही होता है। तो इसी प्रकार से संधि की परिभाषा बन जाएगी कि जब दो समान वर्ण आपस में मिल जाएंगे और जब मिल जाएंगे तो एक बदलाव उत्पन्न करेंगे, एक नया शब्द बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, यानी जो संधि में पहला शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है वो एक नए शब्द का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया बात है कि जो संधि होगी उसमें पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण ले लेंगे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लेंगे और वही एक नए शब्द का निर्माण कर रहा होगा, वही कहलाएगी हमारी संधि। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे विद्या धन अर्थी। देखिए, विद्या का अलग अर्थ है, अर्थी का अलग अर्थ है, तो दोनों ही जो शब्द हैं वो आपस में मिल गए और जब दोनों आपस में मिल गए विद्या और अर्थी, तो उन्होंने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया, विद्यार्थी। इसी प्रकार से जब जगत और नाथ दोनों अपने में अलग अलग अर्थ रखते हैं और दोनों आपस में मिल गए, तो जब दोनों आपस में मिल गए तो एक नए शब्द का उन्होंने निर्माण कर दिया जो अलग अर्थ रखता था, जगन्नाथ का निर्माण कर दिया। विद्या और आलय, इन दोनों के अपने अर्थ हैं और दोनों आपस में मिल गए और एक नए शब्द का निर्माण उन्होंने कर दिया, विद्यालय। तो यही हमारी संधि कहलाती है। संधि का अर्थ होता है मिलना। जैसे विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी में अगर हम विद्यार्थी के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखें तो क्या है? ध्या है भाई, विद्या है तो विद्या प्रथम शब्द है और इसका अंतिम वर्ण क्या है? ध्या। तो ध्या में कौन सी ध्वनि निकल रही है? ध्या में ध्या यानी आ की ध्वनि प्रतीत हो रही है, बड़ा आ जिसको हम कहते हैं, आ की ध्वनि प्रतीत हो रही है। और दूसरा शब्द अगर देखें तो अर्थी है, इसमें कौन सी ध्वनि प्रतीत हो रही है? छोटा आ जिसको हम कहते हैं उसकी ध्वनि प्रतीत हो रही है, आ की ध्वनि प्रतीत हो रही है। तो प्रथम जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें आ की ध्वनि प्रतीत हो रही है, छोटे आ की। तो दोनों शब्द आपस में मिल गए और एक नए शब्द विद्यार्थी का निर्माण कर लिया उन्होंने। तो ये सीधी सीधी जो है संधि की परिभाषा हो गई। कोई खास बात नहीं थी, संधि की परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है समझने के लिए परिभाषा का समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि आप समझ गए कि दो मिले आपस में एक नया शब्द बना तो संधि हो गई। अब विच्छेद कैसे होगा, पृथक कैसे होगा? तो जो आपने संधि करके शब्द बनाया है उसी का विच्छेद कर दीजिए, उसी को अलग अलग कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। यानी संधि के नियमों द्वारा बने वर्णों को वापस अपने मूल अवस्था में लेकर आना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात किसी शब्द को अलग अलग भागों में बांटना संधि विच्छेद कहलाता है। सीधी सीधी बात है। जैसे नवागत है, इसको तोड़ दीजिए, इसका विच्छेद कर दीजिए तो नवधन आगत हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये रूल सब आगे बताए जाएंगे, अभी तो केवल हम परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं। जैसे स्वार्थी है तो स्वार्थी को तोड़ेंगे स्वाधन अर्थी हो जाएगा। महोदय है, इसको तोड़ेंगे महाधन उदय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी सब बताया जाएगा। अब देखिए, संधि के प्रकार जानते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार या भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखेंगे, संधि के ये 3 ही प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में सीधे सीधे कोई संधि दे देता है और आपसे यह पूछता है कि निम्न में से कौन सी संधि है, और ऑप्शन में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ही दिए जाते हैं। तो आपको केवल यह बताना होता है कि इसमें स्वर संधि होगी या व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि ही होगी। कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको पहचानने के लिए एक छोटा सा बिल्कुल शार्ट तरीका है। देखिए, क्या शार्ट तरीका है? यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि होगी। यानी हमने पहला शब्द देखा और पहले शब्द का अंतिम वर्ण पकड़ लिया, पहला शब्द पकड़ा और फिर पहले शब्द में हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण पकड़ लिया और पहले शब्द का अगर अंतिम वर्ण हमको स्वर मिल गया तो आंख बंद करके आप स्वर संधि कह देंगे। जैसे देवधन आलय इक्वल टू देवालय। जैसे पहला शब्द इसमें क्या है? देव। तो पहला शब्द है इसमें देव, इसका अंतिम वर्ण क्या है? वा। तो आ की ध्वनि निकल रही है यानी स्वर की ध्वनि निकल रही है, तो हम आंख बंद करके स्वर संधि पर टिक कर देंगे।
और अगर संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो जाए तो व्यंजन संधि हो जाएगी, जैसे सत धनजन। तो सत, देखिए सत हलंत लगा हुआ है पहली बात, और व्यंजन प्रथम शब्द जो है सत, उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, व्यंजन है। तो जब व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी, सीधे सीधे आप कह देंगे। और संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग हो जाता है तो आप विसर्ग संधि कह देंगे, बहुत ही आसान है। जैसे तपह धन भूमि है बराबर तपोभूमि, तो तपह आ गया, अंतिम वर्ण देखा पहले शब्द का तो विसर्ग हमको मिला, तो हम आंख बंद करके विसर्ग संधि कह देंगे। तो अगर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि खाली पहचानने को आ जाए तो आप पहला शब्द पकड़िए और पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए। अगर उसमें स्वर आ रहा है तो स्वर संधि कह दीजिए, व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि कह दीजिए, विसर्ग आ रहा है तो आप विसर्ग संधि कह दीजिए। ये तो सीधी सीधी पहचान हो जाएगी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की। अब देखिए एक एक करके इन सारी संधियों को जानते हैं, इनके सारे नियम जानते हैं ताकि आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि की सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, यदि किसी वर्ण में स्वर के बाद स्वर आवे तो उन दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में हमेशा स्वर के बाद स्वर ही आएगा, ये बिल्कुल आप गांठ मान दीजिए कि स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर ही आएगा और उन दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे शिवधन आलय बराबर शिवालय, तो इसमें क्या है, शिव आ की ध्वनि निकल रही है यानी स्वर है। आलय, इसमें भी दूसरा शब्द आलय है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर देखा जाए तो आ है यानी स्वर है, तो स्वर स्वर मिल रहे हैं और एक नए शब्द शिवालय का निर्माण कर रहे हैं। रजनी धन ईस इक्वल टू रजनीश, तो रजनी ई की ध्वनि आ रही है, स्वर है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं, यह बात ध्यान रखना। तो रजनी में पहला शब्द रजनी है तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण नी की ओर ध्यान देंगे तो स्वर निकल रहा है, ई की ध्वनि निकल रही है। और ईस दूसरा शब्द है, इसका प्रथम वर्ण देखेंगे तो प्रथम वर्ण ई है, तो इन दोनों के संयोग से किसका निर्माण हो रहा है, रजनीश का निर्माण हो रहा है। तो ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। अभी हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे तब स्थितियां और साफ हो जाएंगी। तो चलिए स्वर संधि के भेद जानते हैं, स्वर संधि के प्रकार जानते हैं, स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं और एक एक करके उनके नियमों को जानते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहली बात, कौन कौन से 5 भेद होते हैं ये भी जान लेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये पांचों बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं, दीर्घ संधि के नियमों को जानते हैं, बहुत आसान है। देखिए यदि आ या आ के बाद, पहला जो नियम है वो ये है कि यदि आ या आ के बाद यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ ही आवे तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम बात बताएंगे वो हम बात करेंगे पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आप ध्यान ही रखेंगे कि जो भी हम बताएंगे वो संकेत करेगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ओर और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ओर। तो अगर वो वर्ण आ या आ हो यानी छोटा आ या बड़ा आ हो और उनके बाद छोटा आ आवे चाहे बड़ा आवे तो कुल मिला के बड़ा आ हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, छोटा आ और छोटा आ अगर आ गया है तो दोनों मिलकर के बड़ा आ का निर्माण करेंगे। जैसे धर्म धर अर्थ इक्वल टू बराबर धर्मार्थ, धर्म आ रहा है, अर्थ आ रहा है, धर्म का जो अंतिम वर्ण है उसमें छोटे आ की ध्वनि निकल रही है, दूसरा जो शब्द है अर्थ उसका जो प्रथम वर्ण है उसमें छोटा आ की ध्वनि निकल रही है। तो छोटा आ और छोटा आ आपस में मिल रहे हैं और छोटा आ और छोटा आ जब आपस में मिलते हैं तो बड़े आ का निर्माण करते हैं। यह दीर्घ संधि का पहला नियम है। तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से मत धन अनुसार बराबर मतानुसार, बड़ा आ लगा देंगे, आ और आ मिलकर के बड़ा आ बनाएंगे, मतानुसार हो जाएगा। स्वाधन अर्थी स्वार्थी हो जाएगा, बड़ा आ का निर्माण हो जाएगा। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़े आ का निर्माण करेंगे। दूसरा देखते हैं कि छोटा आ के साथ अगर बड़ा आ जाए तब भी बड़े आ का ही निर्माण होगा। हमने पहले ही बताया है होगा निर्माण बड़े आ का ही,
चाहे छोटे आ के बाद छोटा आवे, चाहे छोटे आ के बाद बड़ा आवे, चाहे कुछ भी हो, कुल मिला के बड़े आ का ही निर्माण होगा। देखिए कैसे, छोटे आ के बाद अगर बड़ा आता है तो बड़े आ का निर्माण हो जाता है। जैसे देवधन आलय है, तो देव छोटे आ की ध्वनि निकल रही है, आलय में बड़े आ की ध्वनि निकल रही है, दोनों मिल गए, देवालय बड़े आ की ध्वनि निकल गई देवालय में। ठीक। दूसरा जैसे सत्य धन आग्रह, तो सत्याग्रह बड़े आ की ध्वनि निकल गई। शिव धन आलय शिवालय, तो देखिए छोटा आ यहां पर बड़े आ से मिलकर के बड़ा आ निकल रहा है। अब देखिए अगला, बड़ा और छोटा आ अगर आ जाता है तब भी बड़े आ का निर्माण ही होगा। जैसे विद्या धन अर्थी इक्वल टू बराबर विद्यार्थी, तो इसमें विद्या में बड़ा आ रहा है, अर्थी में छोटा आ रहा है, तो बड़ा आ का ही निर्माण होगा, यानी विद्यार्थी ही बनेगा। अब देखिए बड़ा आ और बड़ा आ अगर आ जाते हैं तब भी बड़े आ का ही निर्माण होता है। कुल मिला के निर्माण बड़े आ का ही होगा। बस दीर्घ संधि में पहला जो नियम है वो ये दिमाग में रखेंगे। उदाहरण हम अलग अलग जरूर बता रहे हैं, लेकिन जो दिमाग में सेट रखना है वो यही रखना है कि बड़ा आ आएगा, छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद कुछ भी आवे, छोटा आ या बड़ा आ में से, कुल मिला के आएगा बड़ा आ ही, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे बड़ा आ और बड़ा आ है तो बड़े आ का निर्माण होगा। उदाहरण देखते हैं, विद्या धन आलय, देखिए दोनों तरफ बड़ा आ है, क्या निर्माण हो रहा है, विद्यालय का निर्माण हो रहा है, बड़े आ का ही निर्माण हो रहा है। महाधन आनंद बराबर महानंद, यानी बड़े आ का ही निर्माण हो रहा है। महाधन आत्मा महात्मा, बड़े आ का ही निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि को पहचानना बहुत ही आसान है। सीधा सीधा तथ्य है कि बड़ा आ आएगा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ कुछ भी आता है तो कुल मिला के आएगा बड़ा आ ही। ये दीर्घ संधि का पहला नियम है। अब दूसरा नियम देखिए क्या होता है दीर्घ संधि का। दूसरा नियम ये होता है कि छोटा ई हो या बड़ा ई हो, उसके बाद छोटा ई या बड़ा ई कुछ भी आवे, कुल मिला के बड़ा ई हो जाएगा। देखिए दीर्घ संधि में विशेषता क्या है, दीर्घ संधि में समान स्वर आ रहे हैं, कुछ अंतर नहीं हो रहा है, बस छोटा और बड़ा में अंतर हो रहा है। ई अगर आएगा, चाहे उ आगे आएगा, या छोटा आ और बड़ा आ हम पहले देख चुके, ये आएंगे। कुल मिला के समान टाइप के आते हैं दीर्घ संधि में, इतना दिमाग में फिट कर लीजिए। और जब समान टाइप के आते हैं तो बड़ा वाला हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, बड़ा ई हो जाता है, और आगे चल करके हम पढ़ाएंगे बड़ा ऊ हो जाएगा। तो अभी देखिए ई वाला देखते हैं। जैसे छोटा ई और छोटा ई दोनों मिल जाएं तो आपस में मिल जाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। उदाहरण जैसे अति धन यू इक्वल टू अतियु, अति में छोटा ई है, यू में छोटा ई है, क्या हो गया, अतियु हो गया, बड़ा ई हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार से कवि धन इंद्र है, कवींद्र हो जाएगा, छोटा ई और छोटा ई मिलकर के बड़ा ई हो जाएंगे। मुनि धन इंद्र है, मुनीन्द्र हो जाएगा। अब देखिए छोटा ई और बड़ा ई आते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। हम बता ही चुके हैं कि बड़ा ई ही होता है, ये बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे दिमाग में। जैसे परिधन इच्छा, तो एक तरफ छोटा ई है और दूसरी तरफ बड़ा ई है, दोनों मिलकर के परीच्छा यानी बड़ा ई का निर्माण कर देंगे। गिरिधन ईस है, गिरीश का निर्माण कर देंगे। हरिधन ईस है, हरीश का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि को पहचानना बहुत ही आसान है। अब देखिए बड़ा ई और छोटा ई मिलकर के भी बड़ा ई का निर्माण करते हैं। जैसे मही धन इंद्र है, महींद्र हो जाता है, तो मही में बड़ा ई आ रहा है, इंद्र में छोटा ई आ रहा है, दोनों मिल गए, महींद्र का निर्माण हो गया, बड़ी ई का निर्माण हो गया। लक्ष्मी धन इच्छा, बड़ी ई और छोटी ई मिल गए, बड़ी ई का निर्माण होगा लक्ष्मी इच्छा। इसी प्रकार से बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई का ही निर्माण करेंगे। जैसे रजनी धन ईस, रजनीश हो जाएगा, रजनी में बड़ी ई है, ईस में बड़ी ई है, और बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा रजनीश का। योगी धन ईश्वर मिलकर के योगीश्वर का निर्माण करेंगे, दोनों तरफ बड़ी ई है, बाद में फाइनली बड़ी ई ही आ जाएगा। नारी धन ईश्वर है, नारीश्वर आ जाएगा, बड़ी ई का ही निर्माण होगा। तो इस प्रकार से दो रूल देखे दीर्घ संधि में कि छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा आवे चाहे बड़ा आवे, कुल मिला के बड़ा आ ही हो जाता है। छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, उसके बाद छोटी ई आवे या बड़ी ई आवे, कुल मिला के बड़ी ई ही हो जाता है। अब जो अगला नियम है वो ये है कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके बाद छोटा ऊ आवे या बड़ा ऊ आवे, कुल मिला के दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ ही हो जाएगा। ये अगला नियम है।
तो दीर्घ संधि आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखते हैं, भानु धन उदय, तो भानुदय हो जाएगा। देखिए भानु में छोटा ऊ आया, उदय में छोटा ऊ आया, हो क्या गया आगे चल करके बड़ा ऊ हो गया, भानुदय। गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश हो गया, तो गुरुपदेश हो गया, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण हो गया। लघुधन उत्तर, लघुत्तर, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तब भी बड़े ऊ का ही निर्माण होगा। जैसे लघुधन ऊर्मी इक्वल टू लघूर्मी, साधुधन ऊर्जा इक्वल टू साधूर्जा, बड़े ऊ का ही निर्माण होगा। इसी प्रकार से बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तब भी बड़े ऊ का ही निर्माण होगा। जैसे वधू धन उत्सव, तो वधू में बड़ा ऊ है, उत्सव में छोटा ऊ है, दोनों मिल गए, निर्माण हुआ वधूत्सव, बड़े ऊ का निर्माण हुआ। भूधन उत्सर्ग, भूत्सर्ग, इसी प्रकार से बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। जैसे भूधन ऊर्जा, भू में बड़ा ऊ है, ऊर्जा में बड़ा ऊ है, भूर्जा, बड़े ऊ का निर्माण हो गया। भूधन ऊष्मा इक्वल टू भूष्मा, बड़े ऊ का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि के सारे नियम हो गए। तो दीर्घ संधि आप आसानी से पहचान लेंगे। हमने एक एक करके जो है उदाहरण बहुत से बता दिए हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में केवल यही सेट करना है कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा आ आवे या बड़ा आवे, कुल मिला के बड़ा आ हो जाता है। छोटा ई हो या बड़ा ई हो, उसके बाद छोटा ई आवे या बड़ा ई आवे, कुल मिला के बड़ा ई ही हो जाता है। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके बाद छोटा ऊ आवे या बड़ा ऊ आवे, कुल मिला के बड़ा ऊ ही हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि के हमारे नियम हो गए। तो इस प्रकार से हम दीर्घ संधि जो है आसानी से पहचान सकते हैं। और दीर्घ संधि में देखिए समान टाइप के होंगे वर्ण, छोटा और बड़े का केवल अंतर होगा। अभी देखिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि को हम बिल्कुल जो है माइंड में सेट कर लेंगे। और हमेशा ध्यान कैसे देते हैं, ध्यान देते हैं पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को। इतने जो है कॉन्सेप्ट हम जो है दिमाग में रखते हैं। अब देखिए दीर्घ संधि के बाद जो दूसरी संधि आती है वो आती है गुण संधि। अब हम गुण संधि के बारे में जानते हैं। गुण संधि देखिए क्या होती है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो पहला नियम है वो ये है कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण समझते हैं। पहले उदाहरण लेते हैं, आ धन ई बराबर ए के। जैसे नर धन इंद्र है तो नरेंद्र हो जाएगा। तो नर में देखिए आ रहा है, इंद्र में ई आ रहा है, तो आ और ई जब मिलते हैं तो ए हो जाता है। आ और ई जब मिलते हैं तो ए हो जाता है, तो नरेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सुर धन इंद्र जब मिलेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा। सुर में देखिए आ रहा है, इंद्र में ई आ रहा है, दोनों मिल गए आपस में तो ए हो गया, सुरेंद्र हो गया। पुष्प धन इंद्र, तो आ रहा है, ई आ रहा है, दोनों मिल गए तो पुष्पेंद्र हो गया। तो आ धन ई जब मिलेंगे तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आ धन बड़ी ई जब मिलेंगे तब भी ए हो जाएगा। याद रखेंगे, आ के साथ छोटा ई मिले तब भी ए होगा, आ के साथ बड़ा ई मिलता है तब भी ए ही होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, नर धन ईस इक्वल टू नरेश। तो छोटा आ है नर में, ईस में बड़ा ई है, दोनों आपस में मिल गए, ए बना दिया, यानी नरेश का निर्माण हो गया। परम धन ईश्वर, छोटा आ है, ईश्वर में बड़ी ई है, मिल करके ए का निर्माण हो गया, परमेश्वर का निर्माण हो गया। अब देखिए बड़ा आ के साथ अगर छोटी ई आता है तब भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुल मिला के होगा ए ही, चाहे छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आवे, कोई भी आवे, कुल मिला के होगा ए ही। ये दिमाग में बस सेट रखेंगे। अलग अलग हम उदाहरण जरूर आपको बता रहे हैं, लेकिन दिमाग में इतना ही रखना है। तो देखिए बड़ा आ और छोटा ई मिलकर के भी ए का निर्माण करेंगे। जैसे महाधन इंद्र है तो बड़ा आ निकल रहा है, इंद्र में छोटी ई है तो महेंद्र हो जाएगा, ए का निर्माण हो जाएगा। उमा धन इंद्र है तो उमेंद्र हो जाएगा, रमा धन इंद्र है रमेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़ा आ के बाद बड़ी ई आता है तब भी ए का ही निर्माण होगा। जैसे महाधन ईस है तो महेश हो जाएगा, राका धन ईस है तो राकेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये गुण संधि के नियम जान गए होंगे।
तो ये जो पहला नियम है वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटी ई आवे या बड़ी ई आवे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। अगला नियम देखिए गुण संधि का। देखिए किसी शब्द में अगर छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा ऊ आवे चाहे बड़ा ऊ आवे तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। आ के बाद ई आता था तो देखिए ए हो जाता था, यहां पर आ के बाद जब ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। आ के बाद ही देखिए आ रहे हैं, यह गुण संधि की विशेषता है। आ के बाद ही ई आ रहा है, आ के बाद ही ऊ आ रहा है। ई अगर आ रहा है तो ए हो रहा है, ऊ अगर आ रहा है तो ओ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम गुण संधि को दिमाग में रखेंगे। देखिए जैसे उदाहरण देखते हैं, छोटा आ के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो ओ हो जाता है। जैसे मानव धन उचित बराबर मानवोचित हो जाएगा। मानव में छोटा आ रहा है, उचित में ऊ आ रहा है, दोनों मिल जाएंगे, ओ का निर्माण हो जाएगा, मानवोचित हो जाएगा, ओ निकल रहा है मानवोचित। जैसे पर धन उपकार मिलकर के परोपकार का निर्माण करेंगे, आ और ऊ आपस में मिलकर के परो ओ बना रहे हैं, परोपकार। इसी प्रकार से देखिए छोटा आ के बाद अगर बड़ा ऊ आता है तब भी ओ ही होगा। जैसे सूर्य धन ऊर्जा, तो सूर्य में छोटा आ है, ऊर्जा में बड़ा ऊ है तो सूर्योर्जा का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर के भी ओ का ही निर्माण करेंगे। जैसे महाधन उदय है तो महोदय हो जाएगा, तो बड़ा आ देखिए महा में निकल रहा है, उदय में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे महोदय का। इसी प्रकार से महा और उत्सव मिलकर के महोत्सव का निर्माण करेंगे। बड़ा आ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के ओ का निर्माण कर रहे हैं महोत्सव। इसी प्रकार से अगर बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलते हैं तब भी ओ का ही निर्माण होगा। जैसे महाधन ऊष्मा बराबर महोष्मा, तो महा में बड़ा आ है, ऊष्मा में बड़ा ऊ है, दोनों मिल जाएंगे तो महोष्मा यानी ओ का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम हो गया गुण संधि का कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ा ई कुछ भी आता है तो कुल मिला के ए होगा, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आता है तो कुल मिलाकर के ओ होगा। ये गुण संधि का नियम है। अब देखिए गुण संधि का ही तीसरा नियम होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या होता है कि किसी शब्द में यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद री स्वर आ जाता है, री ऋषि वाला री स्वर आ जाता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। यह बहुत बढ़िया जो है नियम है, बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अर हो जाता है और याद भी बहुत रखेंगे। देखिए अर अगर हो रहा है तो गुण संधि होगी। आगे चल करके देखिए हम पढ़ेंगे अर नहीं रा हो जाएगा तो वो अलग प्रकार की संधि होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल विशेषकर दिमाग में पॉइंट आउट कर लीजिए कि अर शब्द अगर आ रहा है यानी अर की अगर ध्वनि निकल रही है तो वहां पर गुण संधि होती है। और कैसे निकलती है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब री स्वर आ जाता है तब अर हो जाता है दोनों के स्थान पर। तो देखिए गुण संधि में सीधा सीधा फार्मूला है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ रहा है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ही री ऋषि आ रहा है। ये खास विशेषता है गुण संधि की। तो इस प्रकार से दिमाग में सेट करेंगे। जबकि अभी हमने इसके पहले जब दीर्घ संधि पढ़ी थी तो उसमें समान टाइप के आ रहे थे, बस छोटे और बड़े का अंतर था। तो बस इसी प्रकार से दिमाग में सारी संधियां जो है वो सेट कर लेंगे, सारे नियम। तुरंत आप संधि को पहचान लेंगे, संधि का नाम बता देंगे, विच्छेद कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो अब देखिए जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे आ के बाद जब री आता है तो अर हो जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देवधन ऋषि है तो देवधन ऋषि मिलकर के देवर ऋषि, देखिए देवर अर, तो अर की ध्वनि आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि देव है पहला शब्द है, अंतिम वर्ण की ओर हमने ध्यान दिया। पहले शब्द के अंतिम वर्ण देव आ, छोटा आ निकल रहा था, और ऋषि तो री ऋषि आ रहा है। तो आ के बाद जब री ऋषि आ जाता है तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। पहले ही बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? देवर्षि हो जाएगा। देवर्षि अर की ध्वनि आ जाएगी। जैसे राजधन ऋषि है तो राज में भी छोटा आ रहा है, ऋषि में री ऋषि आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अर की ध्वनि निकलेगी, राजर्षि हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बड़ा आ के बाद अगर री ऋषि आता है तब भी अर ही होगा।
छोटा आ या बड़ा आ किसी के बाद भी री ऋषि आता है तो अर ही हो जाता है। जैसे महाधन ऋषि तो क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। महा में देखिए बड़ा आ है और ऋषि में री ऋषि है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, महर्षि, अर हो जा रहा है। अगर अर की ध्वनि निकल रही है तो वहां पर गुण संधि ही होती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने संधि के बारे में थोड़ा सा जाना, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 भेदों में से 2 भेद आज हमने जान लिए। कौन कौन से, दीर्घ संधि और गुण संधि। देखिए फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं शॉर्टकट में। दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ ही आएगा तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई ही आएगा तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ ही आएगा तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ ही हो जाएगा। तो ये नियम थे दीर्घ संधि के। गुण संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद री ऋषि आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 संधियां हम आज की क्लास में केवल पढ़ेंगे, दीर्घ संधि और गुण संधि को। और अगली क्लास में हम वृद्धि संधि को पढ़ेंगे, यण संधि और अयाद संधि पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।